नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब धीरे धीरे जैसे राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। पूरे देश में इस मुद्दे पर संग्राम छिड़ता जा रहा है। यूपी के प्रयागराज समेत महाराष्ट्र के मालेगांव में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। पहले तस्वीरें जरा देख लीजिए। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। पहली तस्वीर यूपी के प्रयागराज की है, जहां बुर्का पहनकर मुस्लिम महिलाएं प्रोटेस्ट में शामिल हुई। महिलाओं ने बैनर पोस्टर लेकर हिजाब का समर्थन किया। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र के मालेगांव में हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं बुर्के और हिजाब के समर्थन में उतर आई। अब ये महिलाएं क्या कह रही हैं? कह रही हैं हिजाब हमारा हक है, हम इसको नहीं उतारेंगे। जरा आपको सुनवा भी देते हैं कि हिजाब के समर्थन में ये मुस्लिम महिलाएं जो प्रदर्शन करने उतरी हैं, इनका क्या कहना है, जरा सुनिए। प्रोटेस्ट है हिजाब के लिए कि हम लोगों को अलाउ किया जाए कॉलेजेस में हिजाब पहनने को। हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से राइट है कि हम अपने रिलीजन को चूज कर सकते हैं। जो भी कोई रिलीजन चूज करेगा तो वो उसे फॉलो करेगा, उसके कल्चर्स, उसके कस्टम्स को फॉलो करेगा। अगर मुस्लिम रिलीजन में कस्टम है कि हमें अपने आप को ढक के रखना है, हमें हिजाब में रहना है, तो हम अपने आप को इससे बिल्कुल भी दूर नहीं रखेंगे। कर्नाटका में लड़कियों को हिजाब पहनकर, जो कि एक रिलीजियस सिंबल है, अलाउ करा जाए। और साथ ही साथ हाई कोर्ट में ये मामला इस वक्त है और हाई कोर्ट भी इस मामले को बहुत सीरियसली ले कि मुसलमानों के राइट्स का और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का उल्लंघन ना किया जाए। मालेगांव में तो महिलाओं ने आज हिजाब डे मनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन प्रशासन की सख्ती की वजह से सार्वजनिक कार्यक्रम एक तो हुआ, जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, और कोई नहीं हो पाया। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद 1 तारीख को शुरू हुआ था, 1 जनवरी को। कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने क्या कहा है इस विवाद पर, वो भी जरा जल्दी से देख लीजिए। कर्नाटक के हाईकोर्ट ने सोमवार तक के लिए किसी भी तरह के धार्मिक पोशाक को पहनने पर बैन लगा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है यह विवाद जल्दी से सुलझाएंगे हम, लेकिन तब तक छात्र छात्राएं धार्मिक कपड़े न पहने, किसी भी तरह की जिद न करें। सोमवार तक हाईकोर्ट ने हिजाब और बाकी तरह के धार्मिक पहनावे पर स्कूल कॉलेजों में रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ छात्र सुप्रीम कोर्ट आ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा यह भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है उचित समय आने पर इस मामले की सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने अर्जी दाखिल करने वालों को नसीहत दे दी है कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जैसा मैंने बताया, कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर जो सुनवाई अभी हुई है, सोमवार तक के लिए हिजाब पर और बाकी धार्मिक कपड़ों पर बैन लगाया गया है। इसमें सोमवार को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। कोर्ट में सुनवाई के साथ हिजाब विवाद पर सियासत भी गर्म है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और असदुद्दीन ओवैसी आज क्या बोले, सुनिए। कभी बिकनी, कभी हिजाब की बात करते हैं, कभी सीईए तो कभी रफेल की बात करते हैं, लेकिन जनता कभी इनको स्वीकार नहीं करती है, ना आगे करेगी, क्योंकि ये गरीब कल्याण की बात नहीं करते। ये तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बटोरना जानते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी ने गरीब कल्याण का काम करके, पक्के मकान देके, बिजली का कनेक्शन देके, मुफ्त में राशन देके, मुफ्त में वैक्सीन लगाकर, इलाज देकर, विकास करके, सड़कों से लेकर रेलवे हाईवे बनाकर जनता और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम कह रहे हैं कि हमारा एसेंशियल फीचर है हमारे रिलीजन का। सवाल कर्नाटक, यूपी का नहीं, सवाल भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बीजेपी की सरकार की। प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत की बात करते हैं और जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनको आप शिक्षा से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हिजाब निकाब पहनती है। इसमें कौन से संविधान के फंडामेंटल राइट की बात हो रही है? प्रांत और धर्म के नाम पर देश को कोने कोने से तोड़ने का प्रतिदिन प्रयास किया जा रहा है। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की मांग बन गई है। यह भी कह रहे हैं बीजेपी के बहुत सारे नेता। अब गिरिराज सिंह इस मामले में, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो तो खुलकर बोल रहे हैं कि देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता
अब जरूरत बन गई है। कुछ खास लोगों के वर्ग ने देश का कानून तय करना शुरू कर दिया है। गिरिराज सिंह, जरा सुन भी लीजिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से लेके आजमगढ़, सारे जगह, जौनपुर, आजमगढ़, महाराष्ट्र, मालेगांव, पूरे दिल्ली, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है। PIF जैसी संस्था जिस पर कहीं केरल ने रोक लगाई है, और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई आज। इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। ये देश एक है, कानून भी अब एक होनी चाहिए। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। हिजाब पर क्यों लगा बैन? अभी सोमवार तक का बैन है, क्यों लगाया गया? कोर्ट को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसे बैन लगाना पड़ा? और दूसरा, बच्चों के लिए शिक्षा बढ़ी या धर्म? राष्ट्र की बात में आज बीजेपी की तरफ से यहां स्टूडियो में शहजाद पूनावाला मेरे साथ आ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह सापरा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राष्ट्र की बात में उनको भी आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आसिम वकार मेरे साथ हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। इफ्रा जान मेरे साथ जुड़ गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता हैं। अंबर जैदी को भी आप देख रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के समर्थन में अक्सर अपनी आवाज उठाती हैं। और यहां स्टूडियो में सैयद अतहर हुसैन दहलवी आ गए हैं, अंजुमन मिनहाजे रसूल। आप सभी का स्वागत। इफ्रा जान खुद अपना सिर ढककर इस शो में बैठी हैं। शुरुआत आपसे कर रहा हूं इफ्रा, आप काफी वोकल हैं इस मुद्दे पर कुछ दिन से। अब तो कोर्ट ने कह दिया सोमवार तक कोई नहीं पहनेगा हिजाब, कोई धार्मिक कपड़े नहीं, क्योंकि कुछ लड़के भगवा कपड़ा लपेट कर आ गए थे। सोमवार तक बैन है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसे राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाओ, कर्नाटक कोर्ट के फैसले का इंतजार करो। आपको क्या लग रहा है, ठीक हो रहा है? कर्नाटक हाईकोर्ट जो कहेगा उसे माना जाएगा, माना जाना चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली जो हाई कोर्ट कहेगा उसे हर किसी को मानना चाहिए, लेकिन किसी ने बात की कि लड़कियों के सर पे दुपट्टा रखने से हमारा देश टूट जाता है। अगर मैंने ऐसे सर पे दुपट्टा रख लिया, माफ कीजिएगा, हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि ऐसे सर पे दुपट्टा रखने से हमारा देश टूट जाएगा। गिरिराज सिंह कहते हैं कि हमारे देश में हर किसी के लिए एक कानून होना चाहिए। आपने जब बोल रहे हैं तो माथे पे आपने बहुत बड़ा तिलक लगाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी भी लगाते हैं, प्रियंका गांधी जी भी लगाती हैं। जब राहुल गांधी माथे पे तिलक लगा सकते हैं, प्रियंका गांधी जी माथे पे तिलक लगा सकती हैं, तो अगर एक मुसलमान महिला अपने सर पे दुपट्टा रखे लेकिन वो अलाउड नहीं है, उस टाइम पे एक देश में एक कानून होना चाहिए। ये कैसी हिपोक्रेसी है, मैं समझ नहीं पा रही हूं। जहां तक बात आती है हिजाब की, क्या ये पेट्रियार्कल है? नहीं है भाई, ये एक महिला का अपना अधिकार है। वो हिजाब पहने, वो स्कर्ट पहने, वो हिजाब को उतारे, वो कुछ भी ना पहने, वो बिकिनी पहने, जैसे उसकी मर्जी है वैसे रहे। आप भी देखिए, आप भी इफ्रा एक सेकंड, आपने भी देखिए बिल्कुल वही तर्क, नहीं सुनिए ना, बात तो सुनिए। आपने भी बिल्कुल वही तर्क दे दिया ना जो प्रियंका गांधी ने दिया था। यहां बहस हो रही है स्कूल में। एक सेकंड सुनिए तो सही, बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। सारा मुद्दा स्कूल कॉलेजों का है। यहां जनरल पब्लिक में या बाहर अपनी लाइफ में, अपने घर में, और आप क्या सुन तो लीजिए, उस बहस वो नहीं हो रही है। मतलब आप भी कह रही हैं स्कूल कॉलेज में बिकनी, क्या बात कर रही हैं? कुछ भी ना पहने, कैसी बात कर रही हैं? चलिए, स्कूल कॉलेजों की बात हो रही है। लेट मी रिस्पॉन्ड। मानक जी, अब आप सुन लीजिए, ठीक है। जहां तक ये महिला अपनी जिंदगी में क्या करे, ये उसकी बात में कर रही थी। हम वो सोच के लोग नहीं है जैसे बीजेपी के कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि लड़कियां जब स्कर्ट लगाती हैं तभी उन लड़कियों के बलात्कार होते हैं। बीजेपी के एजुकेशन मिनिस्टर का बयान था, उस सोच के नहीं है। अब आपका सवाल, स्कूल में और कॉलेजेस में बच्चे क्या पहनने चाहिए? देखिए, मैं भी हाई स्कूल गई हूं, आप लोग भी हाई स्कूल गए होंगे। मैंने हाई स्कूल में हमेशा देखा कि हमारे सिख भाई बहन जो है एक पगड़ी पहन के आते थे, बिल्कुल उसी कलर की होती थी जो यूनिफॉर्म की होती थी। वो अपनी धर्म, जो उनका जो धार्मिक, जो भी उनकी रिलीजियोसिटी होती थी उसको रखते थे। हमारे हिंदू भाई बहन जब पूजा करके घर से आते थे तो अपने माथे पे बहुत अच्छे से एक तिलक लगा के आते थे। हमें कभी आपत्ति नहीं हुई, मैंने भी हाई स्कूल में गई हूं। हमारी जो टीचर्स होती थी आराम से अपनी साड़ी पहन के, अपना बिंदी पहन के, अपना डेचोट पहन के आती थी, हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। और कुछ लड़कियां, कुछ मुसलमान लड़कियां जो थी सर पे दुपट्टा रख के आती थी। शिक्षा जो है, सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद ना कीजिए। इस कारण से, उस कारण से, इस तरह से मुसलमान महिलाओं को एनकरेज कीजिए कॉलेज आने के लिए,
एनकरेज कीजिए स्कूल जाने के लिए, ना कि उनके दरवाजे बंद करके। और जहां तक कर्नाटका की बात आती है मानक जी, आप कहते हैं स्कूल्स में रिलीजन नहीं होना चाहिए। कर्नाटका की एक भी स्कूल में के मिड डे मील में लहसुन गार्लिक नहीं डलता, लहसुन नहीं डलता, प्याज नहीं डलता। इस वजह से नहीं डलता क्योंकि किसी की आस्था हर्ट ना हो जाए। तो हमारे स्कूलों में ऑलरेडी रिलीजन है, लेकिन शायद कुछ लोग चाहते हैं कि वो लहसुन गार्लिक ना पड़े, वो रिलीजन रहे। हमारा अगर कोई हिंदू बच्चा पूजा करके टीका लाए तो वो रहे, हमारे सिख भाई बहन जो है वो पगड़ी बांधे तो वो रहे। लेकिन सिर्फ एक रिलीजन और एक रिलीजन का जो सिंबल है हिजाब यानी सर पे दुपट्टा रखना, उसको बाहर ओके, ऑलराइट इफ्रा, ओके, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था मैं चाह रहा हूं थोड़ा और क्लैरिटी के साथ उसका जवाब दे देती तो अच्छा होता। मैंने पूछा था अगर मान लीजिए कोर्ट ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक अभी मामला नहीं गया है, वहां सुनवाई की नौबत नहीं आई है, अगर बैन कर देती है सारे के सारे धार्मिक सिंबल्स को, रिलीजियस सिंबल्स को कोर्ट स्कूल कॉलेजों में, तो आप उसके साथ खड़े रहेंगे उस फैसले के, या आप कहेंगे कि नहीं हमारा ये पर्सनल लॉ का मामला है, कुरान कहता है इसलिए कोर्ट को। मुझे याद है ना ट्रिपल तलाक में यही सब हुआ था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं कोर्ट को कोई हक नहीं है ये बताने का? देखिए सुनिए, जहां तक कोर्ट्स की बात आती है, कोर्ट्स ने बार बार 2011 में अगर आप देखेंगे केरला का जब जजमेंट आया था, उन्होंने कहा था हिजाब जो है सर पे दुपट्टा रखना इस्लामिक फेथ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कोर्ट्स ने बार बार किसी भी मजहब के लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, उनको अपना रिलीजन फॉलो करने की जो है आजादी दी हुई है। जहां तक ट्रिपल तलाक की जजमेंट आती है, हमारे पास ट्रिपल तलाक जजमेंट भी है, हमारे पास साबरीमाला जजमेंट भी है। कोर्ट्स ने कहीं पे लोगों की पर्सनल लिबर्टी को अपहोल्ड किया है, कहीं पे कर्ब किया है। तो कोर्ट्स जो होते हैं ऑब्वियसली वो हम सभी लोगों को उनकी जो भी डिसीजन होगा उसको मानना चाहिए। लेकिन ये कहना कि एक धार्मिक डिसीजन को बंद करना, एक धार्मिक सिंबल से आपको प्रॉब्लम है, बाकी धार्मिक सिंबल से आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ना मुझे मेरा जवाब मिल गया इफ्रा, ऑलराइट। अंबर जैदी पहले आप, क्योंकि आप तो खुद एक मुस्लिम हैं और महिला भी हैं। अंबर जैदी सीधे सीधे इफ्रा जान कह रही हैं अगर आप अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो फिर सारे रिलीजियस सिंबल्स का करिए ना। क्यों हिंदू लड़के बच्चे छात्र टीका लगा के आ जाते हैं, क्यों सिख लड़के बच्चे पगड़ी पहन के आ जाते हैं, या तो सबको हटा दीजिए। अंबर, सबसे पहली बात माना कि हमारे देश में सिख एक ऐसा धर्म है जिसके जो धार्मिक आस्था है उसका बेसिक जो मूल आधार है उसमें से जो उनके केश, कृपान और ये सारे जो हम सिंबल्स हैं, ये उनकी बेसिक आस्था का हिस्सा माना जाता है, ये उनकी पहचान है। तो जो कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल देता है वो एकदम टेक्निकली इनकरेक्ट होता है। दूसरी, हम हिजाब पे बात करते हैं तो हिजाब इस्लाम का एसेंशियल है। 10 मिनट से बोल रही तो आप उंगली नीचे कर लीजिए और मुझे बात रखने दीजिए। देखिए, हम यहाँ पर ये इफ्रा जान जिस तरह से इतना लंबा 10 मिनट का पूरा चुनावी भाषण दे रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये पॉलिटिकल पार्टी में चली गई, तभी से इनका हिजाब भी आ गया। पहले आराम से एक नॉर्मल लड़की की तरह रहती थी। तो ये राजनीतिक मजबूरी होती है इन जैसे लोगों की कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी में जाती है, इनको बिना हिजाब और दुपट्टे के एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा यही होता है कि वो मुसलमान लड़कियों को यही दिखाना चाहते हैं कि भाई बुर्के में ढकी छुपी बेचारी नाजुक सी और शरीफ सी महिला है। बाकी ये लोग ये वाली मानसिकता को प्रमोट करना चाहते हैं। आपने कल कुछ जो औरतें प्रोटेस्ट कर रही थी सड़कों पे, उनका आपने बयान देखा होगा कि हम हिंदू औरतों की तरह नंगे नहीं घूमते हैं। ये मानसिकता ये लोग रखते हैं, वो लोग जो हिजाब नहीं पहनते। तो ये पर्सनल लिबर्टी की जो बात करते हैं, पर्सनल लाइफ में संविधान ने सबको दिया है आर्टिकल 14 से 25 तक कि आप अपनी निजी जिंदगी में क्या पहनते हैं। किसी भी धार्मिक सिंबल को, चिन्ह को आप जहां भी ले जाना चाहते हैं ले जाइए। ओवैसी वो योगी जी की किसी ने बात की थी कि योगी जी भी तो संसद में जाके बैठते हैं भगवा में, तो वहीं पे ओवैसी जी भी टोपी ले जाकर बात करते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ की या संसद की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म्स की बात हो रही है। सिर्फ एक सिख धर्म ऐसा है जिनको धार्मिक सिंबल की इजाजत है, क्योंकि उनकी मूल जो धार्मिक जो उनके बिलीफ है उस सिस्टम का वो हिस्सा है। बाकी जो इस्लाम को ये कहते हैं कि हिजाब इज एसेंशियल टू इस्लाम, ये एकदम टेक्निकली गलत है। और ये इस मानसिकता को यहाँ पर इम्पोज करना चाहते हैं धार्मिक बिलीफ सिस्टम के आधार पर, क्योंकि हमने देखा कि कई कोर्ट्स के ऐसे 3 वो जजमेंट्स रहे हैं जिसमें
जिसमें हिजाब को एसेंशियल नहीं माना गया और हर धार्मिक चिन्ह को स्कूल में, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उनमें ले जाने की आदत। अच्छा, ओके अंबरजादी, दूसरी बात इफ्रा जान कह रही थी, अंबरजादी एक सेकंड, एक चीज और, उसके बाद आगे भी जाना है मुझे। इफ्रा वो हिंदू लड़कों के लिए भी कह रही हैं कि वो टीका लगा के आ जाते हैं, फिर तो उसे भी बैन कर दीजिए। देखिए, स्कूल कॉलेज में किसी भी तरह की एक्सेसरीज की किसी भी, आप भी स्कूल गए, मैं भी स्कूल गई हूँ, हम अगर मेहंदी लगा के शादी से चले जाते थे तो टीचर स्कूल में अलाउ नहीं करती थी और फाइन लगता था। तो इफ्रा जान कौन से स्कूल गई मुझे नहीं पता, मेरे स्कूल में तो किसी तरह की चूड़ी या ब्रेसलेट या ईयरिंग या फिर आप कलरफुल हेयर बैंड क्लिप्स भी लगा के जाते थे। सॉक्स किसी दिन चेंज हो गए तो आपको फाइन लगता था और नई क्लास में एंट्री मिलती थी। मुझे नहीं पता कौन से स्कूल में इफ्रा जान गए हैं। किसी भी स्कूल में जो ड्रेस कोड होता है, लिपस्टिक हल्का सा ग्लॉस भी लगा लिया होता तो टीचर से पिटाई लगती थी। तो ये कौन से स्कूल में गए मुझे नहीं पता जहां पर ये सारी चीजें सब कुछ होता है एक साथ, सारे ओके ऑलराइट, ओके ऑलराइट। आसिम वकार, उसके बाद आ रहा हूं स्टूडियो में, चरणजीत सिंह सापरा भी आ गए। आसिम वकार, अब तो कोर्ट ने कह दिया भाई, कर्नाटक हाई कोर्ट में चला गया मामला। इस बार तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं एक सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश देश को तोड़ने की, कि पहले वो लड़कियां क्लास में हिजाब पहनकर नहीं जाती थी, अचानक पहनना शुरू कर दिया। और यहां देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, प्रयागराज से लेकर अलीगढ़ तक, मालेगांव तक, सब जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। आसिम वकार बोलिए। सर, इतनी लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में पहली बार मुझे सोचना पड़ रहा है कि इस मामले में क्या बोलूं। इसलिए सोचना पड़ रहा है कि जब मानक गुप्ता जैसे काबिल पत्रकार और तमाम और पत्रकार और बाकी लोग, मैं काबिल ही हैं सब, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हों, प्रिंसिपल हों, जजेस हों, सब बहुत काबिल हैं, उन सब में सबसे कमतर आदमी मैं हूं। जब इतने काबिल लोग इस चीज को मुद्दा बनाएंगे और अब धार्मिक किताबों से प्रूव करना पड़ेगा कि क्या पहने, क्या खाएं, कैसे चलें, माना भाई बोल सकता हूं बहुत, ये वक्त भी बहुत सेंसिटिव है और मुद्दा भी बहुत सेंसिटिव है। कोई भी मजहब हो, उसका मजहबी कानून जो उसके ग्रंथों में होता है वो अलग होता है और मजहबी आस्था अलग होती है। यानी हम लोग अगर किसी की इज्जत झुक के सलाम करते हैं, झुक कर सलाम करते हैं, तो ये हमारे एक धार्मिक, वो बोल दीजिए आस्था कह लीजिए या उसको एक सिस्टम कह लीजिए। आपके यहाँ नमस्कार कहते हैं, कहीं सत श्री अकाल कहते हैं, कोई गोश्त खा रहा है, कोई झटका खा रहा है, कोई ज़िबा खा रहा है, और किसी के यहाँ वो जानवर भी खाए जा रहे हैं जो हमारे क्या नहीं खाए जा रहे हैं। ये अपने अपने धर्म की मान्यताएं हैं सर। बुरखे के ऊपर दिक्कत क्या है मैं समझ नहीं पा रहा, प्रॉब्लम क्या आ रही है समझ नहीं पा रहा। भारत की आज़ादी को 70 साल हो गए। इस 70 साल में हम एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे, एक दूसरे का एहतराम कर रहे थे, आप हमारा सम्मान कर रहे थे, हम आपका सम्मान कर रहे थे। तो बहुत अफसोस सा लग रहा है अगर ये इस टाइप के मुकदमे अमेरिका में होते और फ्लोरिडा के बीच पर होते और वहां मैक्सिमम लोग 2 पीस में लड़कियां रहती और वो कहती कि साहब हमारी आस्था ये है कि हम समुद्र में 2 पीस में रहेंगे, और मुकदमा चला जाता उनके कोर्ट में, और हिंदुस्तान की एक सभ्य नारी कहती नहीं साहब हम इस तरह नहीं रह सकते, तो वहां तो वो मुकदमा जीत जाते। या ये कह दीजिए कि हमें खाना कुछ और है और आप हमें खाने पे कुछ और कह रहे हैं। मैं वाकई में आई एम फेड अप कि क्या बोलना है इस पर। मैं बताता हूं, आप एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए कि शिक्षा या धर्म। मैं बताता हूं सर, सुनिए सर, नहीं बताइए, नहीं मुझे लगा आप फेड अप हो गए। आपने कहा आपको आज समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है, इसलिए मैंने कहा मैं ही बता दूं क्या बोलना है। आपने मुझसे भी कह दिया, बताइए। बिल्कुल सर, नहीं समझ में आ रहा है। ये किस टाइप की बहस आ रही है, ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है सर? अब आप जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं या बाकी पत्रकारों पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने इसको मुद्दा बना दिया, आसिम वकार, हमने इसे मुद्दा नहीं बनाया। इसे मुद्दा किसने बनाया आपको भी पता है। कौन कर्नाटक हाई कोर्ट ले गया इस मुद्दे को, कौन सुप्रीम कोर्ट ले गया इस मुद्दे को, किसने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, प्रयागराज में कौन प्रदर्शन कर रहा है, अलीगढ़ में कौन प्रदर्शन कर रहा है, मालेगांव में कौन प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस के यूथ विंग के प्रेसिडेंट क्यों इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं, क्यों चुनाव के बीच प्रियंका गांधी इस पर ट्वीट कर रही हैं, बताइए क्यों ओवैसी साहब यूपी में घूम घूम के इस मुद्दे को उठा रहे हैं, बताइए क्यों। सुनिए सर, कल को आसिम वकार खड़े हो जाए और मानक गुप्ता जैसे किसी भाई जो स्कूल में जा रहा है
टाई लगा के कोट पैंट शर्ट पहनकर, और आसिम वकार जैसा कोई आदमी खड़ा हो जाए और कह दे कि कहां धर्म में लिखा है आपके कि आप कोट टाई पैंट पहनेंगे? कैसे प्रूफ कीजिएगा आप? भगवत गीता में लिखा, वेद में लिखा, पुराण में लिखा, रामायण में लिखा, टाई कोट पैंट कहां लिखा है सर? ये सर ये निजी अधिकार है, जातीय अधिकार है सर। हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे चलेंगे, हमारा जूता किस रंग का होगा, हम सर पे टोपी किस रंग की लगाएंगे, फेल्ट हेड लगाएंगे, मतलब स्कूल और कॉलेज में भी आप चाहते हैं मुस्लिम बच्चे या सारे बच्चे जो चाहें वो पहन कर जाएं, जो चाहें वो लेकर जाएं, जो चाहें वो खाएं, जो चाहें जो पिएं, कोई नियम नहीं होना चाहिए। धर्म के हिसाब से यह तय होना चाहिए कि स्कूल और कॉलेज में बच्चे क्या लेकर आएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर कोई ऐसी पोशाक जिससे अश्लीलता टपके, या उस पोशाक से एक ऐसा विवाद खड़ा हो जाए जिससे दूसरों को तकलीफ शुरू हो जाए, या एक ऐसा पोशाक या ऐसा खाना जिससे एक जंग की नौबत आ जाए, आप एतराज कीजिए। 70 साल में तो कभी नकाब से या बुरखे से या पगड़ी से या टोपी से या कमीज से या पतलून से आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। ये क्यों विवाद हो रहा है, मैं पूछ रहा हूं आपसे। आपकी अकल काम कर रही हो तो बताइए। क्यों अच्छा ओके रुकिए, ऑल राइट, अब रुकिए, ओके अब रुकिए, मैं बताता हूं क्यों हो रहा है। एक तो जहां तक मेरी रिसर्च कहती है, और ये शहजाद ने भी 2 दिन पहले मेरे शो पर बोला था, जहां तक मेरी रिसर्च कहती है, कर्नाटक के जिस स्कूल से ये कॉलेज से विवाद शुरू हुआ है, वहां लड़कियों ने क्लास में हिजाब पहनने की जिद की, जिसके बाद ये सारा विवाद शुरू है। उससे पहले वो क्लास में नहीं पहनती थी, सीएफआई के उकसाने पर। अब ये मेरे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ है। लेकिन शहजाद, ये मुद्दा बनाने का जो आरोप है, ये राष्ट्रीय मुद्दा बन रहा है। हाँ। आपको तो सूट कर रहा होगा, इसीलिए आसिम वकार आप पर और बाकी लोगों पर, हमको भी लपेट रहे हैं कि हम इसे मुद्दा बना रहे हैं। अब मुझे पूरी बात कहने का मौका दीजिए। मैंने 15 से 16 मिनट इनकी बातें सुनी है। सूट हमें कर रहा है तो कोर्ट कपिल सिब्बल क्यों जा रहे हैं, देवदत्त कामत कांग्रेस के नेता क्यों जा रहे हैं, बीवी श्रीनिवासन क्यों जा रहे हैं? उनको तो फिर इस मामले को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए। अब मुझे पूरी बात कहने दीजिए। हिजाब के पीछे जो लगी है आग, उसके पीछे है वोट बैंक का सियासी हिसाब किताब, और इसलिए बना रहे हैं यूनिफॉर्म को मिस इन्फॉर्म करके विवाद। आपको मैं समझाता हूं। अगस्त 2021 तक इन्होंने अंडरटेकिंग साइन की थी, इनको कोई दिक्कत नहीं थी। और आप बार बार सभी लोग गलत कहते हैं। स्कूल में हिजाब पहनना अलाउड है, क्लासरूम तक पहनना अलाउड है, क्लासरूम के अंदर भी पहनना जब क्लास नहीं चल रही है अलाउड है, और जब गर्ल्स की क्लास चल रही है, जब क्लास एजुकेशन वाली क्लास चल रही है, तब आपका नियम था कि उसको निकालना है। और ऐसा ही 20 वर्षों से हो रहा है, ऐसे उसके प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। दिसंबर 2021 तक, जब तक कि सीएफआई इसमें इंटरवीन नहीं करता है, और उसके भी मीडिया रिपोर्ट्स है कि वो लड़कियां सीएफआई से काउंसलिंग पाती है, तब जाकर ये विवाद बनता है 2021 की जनवरी में। मतलब 2021 दिसंबर तक तो सब ठीक था। अब एक हमारी इफ्रा जहां ने कहा कि क्या देश इतना कमजोर है कि मुस्लिम महिला सर पर दुपट्टा ओढ़ेगी तो देश टूट जाएगा? तो आपका धर्म इतना कमजोर है कि एक मुस्लिम महिला मुस्लिम महिलाओं की क्लास में या गर्ल्स की क्लास में एक दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी तो धर्म खत्म हो जाएगा? और यह धर्म खत्म हो जाएगा, धर्म नहीं खत्म होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले में कहा था, केरला के 2018 के फैसले में कहा था कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल। इसको बार बार सरदारों के केश और उसके टर्बन के साथ कंपेयर करना, यह ना इंसाफी है, ना इंसाफी और बेईमान। मैं एक एक करके आता हूं। बेईमानी है। सिखों का जो कंगा है, किरपान है, केश और केश को बांधने वाला टर्बन है, ये एसेंशियल हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया है। ये चैलेंज हुआ है और ऑलरेडी माना गया है, तो वो सेटल्ड इशू है। जहां तक ये सवाल है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ना रिलीफ दी। आज कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या कहा कि आप रिलीजियस ड्रेस पहनकर नहीं जाएंगे, मतलब प्राइमा फेसा उन्होंने माना है कि ये आपका एसेंशियल हिस्सा नहीं है। अगर वो एक सेकंड मानक जी, मैं लॉयर हूं, मैं ट्रेनिंग से लॉयर। एक सेकंड मुझे प्लीज, एक सेकंड प्लीज, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप बीच में रोकेंगे, दर्शकों को भी नहीं समझेगा, आपको भी नहीं समझेगा। ये हेगड़े जी ने और देवदत्त कामत जी ने वहां पे आर्ग्यू किया कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसलिए जो इंटरिम रिलीफ भी दिया जाए, वो इंटरिम रिलीफ ये दिया जाए कि लड़कियों को हिजाब पहनकर जब तक ये फैसला आता है तब तक जाने दो। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस मामले को सुन रहे हैं, आपको ये इंटरिम रिलीफ भी नहीं देंगे कि आप रिलीजियस कोड। तो इसका मतलब प्राइमा फेसाई जो सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ आज की तारीख में यह है कि एसेंशियल हिस्सा उसको नहीं माना जा रहा है। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि चलिए
मैं आपको 2-3 बातें बोलता हूं। अगर ये हिजाब इस्लाम का हिस्सा है तो पहले तो यहां पर जो मुस्लिम बैठे हैं वो मुझे बता दें कि कुरान के कौन से आयत और सूरह में लिखा है कि ये हिजाब जिस परिभाषा से ये कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कह रहे हैं कि एसेंशियल और मैंडेटरी है महिलाओं के लिए तो विकल्प कहां बचा? तीसरी बात, अगर ये आसिम वकार कह रहे हैं कि विकल्पों की बात है कि मुझे अगर बिकिनी पहनना है, मुझे अगर जीन्स पहनना है, मुझे अगर हिजाब पहनना है, अरे पहनिए ना, किसने रोका है आपको? जहां जो पहनना है पहनिए। परंतु अगर ये कह रहे हैं तो मदरसे जो स्कूल की मदरसे जो स्टेट की फंडिंग से उनको चलाया जाता है, स्टेट की फंडिंग से भी मदरसे चलते हैं, उसमें अगर एक लड़की बोले कि मुझे जीन्स पहनकर जाना है तो आज आसिम वकार को कहना चाहिए मैं इसको अग्री करता हूं। अगर एक लड़की स्टेट फंडेड सुन लीजिए, हंसिए मत, स्टेट फंडेड मदरसे में पूरा सुन लीजिए, स्टेट फंडेड मदरसे में अगर एक लड़की जीन्स या शॉर्ट स्कर्ट पहन के जाना चाहती है, आसिम वकार उसके राइट टू चॉइस को सपोर्ट करता है। और लास्ट बात, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि केरला में सरकार ने वहां की, हमारी इफ्रा जहां आज हिजाब में बैठी है, केरला की सरकार ने यही हिजाब को स्टूडेंट पुलिस कैडेट में एनसीसी में बैन किया। तब इफ्रा जहां आसिम वकार कांग्रेस पार्टी किसी का कोई सेकुलरिज्म अफेक्ट नहीं हुआ। केरला के मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, मानक एजुकेशन सोसाइटी ने, मानक को तो ये काफिर मानते हैं ना, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने कहा कि 150 हमारी इंस्टीट्यूट है उसमें ये हिजाब नहीं होगा। अगर वो या तो कुरान नहीं जानते या तो जब उन्होंने ये किया तब आसिम वकार को लगा कि उनका धर्म जो है आज नहीं टूट रहा है। मैं भी मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान हूं, मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मदरसे में एक लड़की को जीन्स आसिम वकार एक जवाब ये दे दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं मौलाना देलवी आपके पास। वो कह रहे हैं मदरसों में अगर लड़कियां अपनी मर्जी से कुछ और पहनना चाहें जो माँ बाप और मौलवी चाहते हैं उसके अलावा, क्या अलाउ होगा? अलाउ करेंगे आप या उसका समर्थन करेंगे? देखिए, मैंने किसी भी धर्म से कोई तुलना नहीं की। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि एक दूसरे का सम्मान करना हमारा फर्ज है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के संविधान में बताया गया है कि एक दूसरे धर्म का सम्मान करो। ये विविधता का देश है और आप लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है। आप जो कहलाना चाह रहे हैं, शायद हो सकता हो पूरी डिबेट निकल जाए, मैं अपनी जबान से बिल्कुल नहीं कहूंगा। नहीं, मैं कट्टरपंथी जो लोग हैं उनके खिलाफ हूं, मैं कट्टरता नहीं फैलाता। मेरा छोटा सा सवाल है कि इस बुरखे से या हिजाब से दिक्कत क्या है? हाँ, दिक्कत क्या है? मैं इनसे पूछ रहा हूं कि जीन्स पहनने का विकल्प अगर कोई महिला चाहती है मदरसे में जो स्टेट फंडेड है, उसमें दिक्कत क्या है? उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? भैया आप विकल्पों के लिए ना, जब 3 तलाक का विकल्प दिया गया शायरा बानू के जरिए, उसको तो ना शेरनी कहा ना उसके विकल्पों का सम्मान किया। जब शाह बानू के लिए विकल्पों का मेंटेनेंस के लिए एक विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो ना आपने उसको शेरनी कहा ना उसके विकल्पों का सम्मान किया। और आज आप विकल्पों की बात करें तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर एक महिला विकल्प चाहती है मदरसे में जीन्स पहनने का तो आप बताइए आपका पोजीशन क्या है? वहां पर क्यों रोक हो रही है? इफ्रा जहां आप मुझे बताइए 3 तलाक के जो हमारी शायरा बानू उसको शेरनी मानती है ना, आप तो मानेंगे। अच्छा, एक मिनट, 1 सेकंड इफ्रा, 1 सेकंड रुकिएगा। आसिम वकार 1 सेकंड रुकिएगा। मौलाना देलवी बड़ी देर से बेताब भी लग रहे हैं, बोलने के लिए बेताब लग रहे हैं, क्योंकि नहीं, मुझे पता है आपके विचार इस मामले में बहुत खुलकर आप कहते भी। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, ये अच्छी बात है कि आपने शुरू में कहा। मैं सीधी सच्ची एक बात कहूँगा कि मुद्दा यहाँ पर ये नहीं किस धर्म में क्या पहनने की बात है। हम बहस ये कर रहे हैं कि स्कूल या जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर क्या धार्मिक चिन्ह के साथ जाने की इजाजत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हम इस पे हम ये चर्चा क्लासरूम एक्चुअली नॉट, सुन लीजिए देखिए, अगर आप बोलेंगे फिर आप बोलते मैं वही क्लास ही कर रहा हूँ, वही तो अलाउड था, वही क्लासरूम के अंदर हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं किस धर्म में क्या है। देखिए, हम यहाँ 3 लोग हैं, शहजाद हैं, मैं हूँ और अंबर है, इफ्रा भी, हम 4 लोग हैं। अगर आप देखें तो हम 4 लोग भी जो इस्लाम के अलग अलग थोड़े स्कूल अलग अलग हैं। अरे आसिम वकार भी तो हैं। आसिम वकार को क्यों भूल गए भाई? उनकी तो पार्टी में नाम में लिखा हुआ है, तो वो किसके हैं? तो मैं क्या नहीं, मैं क्या, चले अच्छी बात है, कम से कम हम ये अच्छे मिजाज के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं जो उसूल होते हैं हमको पाबंदी करनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में एक बड़ा मुद्दा ये आया कि जब दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल की कुछ नर्सों ने कहा कि साहब ये जो पुरानी नर्सिंग है, जो विक्टोरियन ड्रेस है, ये ड्रेस हमारे से मेल नहीं खाती है। आपको याद होगा, आप भी अगर बचपन में गए होंगे, उनको हम नर्स कहते थे और वो स्कर्ट पहनती थी सर के ऊपर एक, आपने देखा है नहीं देखा? अभी भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल याद है, सही। सरकार ने निर्णय लिया और सबने उसका सम्मान करा कि ठीक है कि आप इंडिया के अंदर कल्चरली जो हमारी ड्रेस होगी वो स्कर्ट नहीं होगी। यहाँ तक कि सरकारी नहीं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी होंगे उस पर भी ड्रेस कोड चेंज कर दिया गया। PM सईद साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे,
पांडिचेरी से आते थे, कांग्रेस के उस जमाने के थे। उनके ज़माने में दिल्ली पुलिस की महिलाओं ने शिकायत की कि साहब ये पैंट शर्ट हमको सूटेबल नहीं है, इसलिए कुछ ड्रेस कोड चेंज कीजिए। कहा गया महिला कांस्टेबल को इजाज़त होगी, और पूरे भारत में लागू हुआ। आप साड़ी भी पहन सकती हैं, आप शलवार भी पहन सकती हैं। तो जहाँ पे जो ड्रेस है, आस्था का भी सम्मान किया गया और देश का भी सम्मान किया गया। सिख क्या करते हैं, लेकिन मैं उसके साथ कह रहा हूँ भाई, मैं हरमिंदर साहब जाना चाहता हूँ, मुझको टोपी रखनी पड़ेगी। मैं पिछले जो 550वां गुरु पर्व हुआ, तो आप सब जानते हैं कि दलाई लामा साहब क्या बुद्धों के सर पर रखने की परंपरा नहीं है, लेकिन जब हम सब गए तो हमको कहा गया कि देखिए आप तो टोपी पहने हुए, दलाई लामा साहब को भी एक रुमाल दिया गया और उन्होंने उसकी पाबंदी करी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय अभी कर्नाटका गए थे, जहाँ की परंपरा में यह है कि आपको सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो कह सकते हैं कि साहब मैं प्रधानमंत्री हूँ और मेरे कपड़ों पे तो पूरी दुनिया में चर्चा होती रहती है, लेकिन उन्होंने भी उस ड्रेस कोड की पाबंदी की। इस तरीके से वो बच्चे जो वहाँ पढ़ती हैं उनको भी ड्रेस कोड की पाबंदी करनी चाहिए। पहली चीज़ पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन टेक्निकल इशू जो है जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हमारे शहजाद भाई जवाब देंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। फिर जिस पे कह रहा हूँ, जिस मूल मुद्दे पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। चर्चा इस बात पे है भाई, मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे घर की बच्चियाँ सेंट जेवियर में भी पढ़ी हैं, सेंट एंथोनी में भी पढ़ी हैं, जहाँ स्कर्ट भी होता है, लॉन्ग शूज़ के लॉन्ग मौजों के साथ भी गई हैं, सवा इफरा भी पढ़ी है, अंबर दीदी भी पढ़ी होंगी। लेकिन एक चीज़ बुनियादी फ़र्क है मानक, जिस पे आपको तवज्जो अपने दर्शकों को दिलानी चाहिए। हमारे यहाँ दिल्ली में CBSE सिलेबस है, जहाँ 12वीं क्लास तक ड्रेस कोड लागू होता है। अभी आप देखिए, शहजाद भाई को मैं कहता हूँ, पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अभी सिर्फ 7 घंटे पहले कोर्ट की सुन लीजिए पूरी बात, 7 घंटे पहले सीएम साहब ने अपने एडवोकेट जनरल को यह कहा है, जैसे हमारे यहाँ डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है, इस तरीके से कर्नाटका में PU है, यानी प्री यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, जो उसमें कहा गया है कि अब आप इनमें 11th और 12th में जहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं था, इनमें ड्रेस कोड लागू कीजिए। आप ड्रेस कोड खाली हिजाब से आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्लासरूम तक नहीं जाने, बच्चा मना कर दीजिए, कोड कह दे आप पहन के मत आइए, लेकिन उस हिजाब को रूढ़िवादी सोच। अंबर दीदी, आपको एक अंतिम और आखिरी बात, आप एक आखिरी सुन लीजिए, अंबर को जवाब दूंगा। हर चीज को ये कहना वो हिंदुओं को कह रहे थे, या भी हमारे भाई कहते हैं मानक को काफिर समझ रहे थे, ये सब बातों का सुषमा स्वराज 2 मुल्कों में गई, और आप देखिए, आप मैं को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप उस सेक्टर ऑफ स्कूल से आती हैं। सऊदी अरब गई, वहां पे उनको सर पे दुपट्टा रखने की पाबंदी नहीं थी, लेकिन शिया मैथोलॉजी के अंदर जो है पर्दा लाजिमी हिस्सा है। सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री के तौर पे भी वहां गई, उनको पूरा सर ढकना पड़ा था, इसलिए प्रोटोकॉल जो है उसकी पाबंदी करनी पड़ेगी। आप ये तो मान रहे हैं ना कम से कम कि क्लास में अगर नियम कानून ये कहते हैं, हाँ, ये कहते हैं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए लड़कियों को, तो आप कहते हैं ना, मान लेना, अगर वो कहते हैं कि साहब करनी चाहिए पाबंदी। भाई आप टीका सारी चीजों को आप टीका लगा के नहीं आएंगे, आप कोई भी धार्मिक चिन्ह के साथ नहीं आएंगे, पाबंदी कीजिए। आपने 2-3 सवाल उठाया, मैं आपको बता दूं, अगर ये अभी किया गया एक अरेंजमेंट होता तो कर्नाटका हाईकोर्ट 2 बार जिसको आपने अप्रोच किया, छोटी बेंच और फिर बड़ी बेंच, और सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया, वो रिलीफ आपके फेवर में देता कि मैंने तो करा ही ना, तो खुद जिन्होंने करा उनकी जिम्मेदारी है। बीच में मत बोलिए, करने का रिलीफ को इतना बड़ा मत करिए। मानक जी एक सेकंड, प्रॉब्लम दिक्कत यह है ना कि अगर आप लॉयर होते तो आप समझते कि अगर इंटरिम रिलीफ के लिए ही इतना झगड़ा चल रहा है, वहां पे हेगड़े जी की आर्गुमेंट यही थी कि भाई हमें इंटरिम रिलीफ दे दो वरना हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, तो वो बात दलील को भी नहीं सुना है। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये पहले से एक कानून लागू था और वहां पे 20 साल तक, एक सेकंड मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, अंडरटेकिंग भी साइन था और 20 साल तक वहां पर क्लासरूम में क्लास चलते समय किसी का हिजाब मानक जी आप कोई चल नहीं, कांग्रेस की तरफ ही मेरे कुछ 2-3 सवाल है। मेरा सवाल ये है कि चलिए कांग्रेस पार्टी से 1-2 सवाल पूछिए। ये कहते हैं कि घूंघट राजस्थान में दक्यानुसी का निशान है, हिजाब एम्पावरमेंट का निशान है। भाई अगर एम्पावरमेंट का निशान है तो इनकी शिवसेना महाराष्ट्र में कहती है कि स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर, क्योंकि सापरा जी हमारे खुद वहां से है, महाराष्ट्र मुंबई से है, अच्छे मित्र है, उनसे पूछे शिवसेना आदित्य ठाकरे का क्या बयान है, उन्होंने बोला क्लासरूम के अंदर तो भाई साहब यूनिफॉर्म ही चलेगा, ये उनका बयान है। तो आप तोड़ दीजिए, इतने सांप्रदायिक है आपके शिवसेना वाले, तो आपकी तो वहां पर सरकार है दोनों मिलके, तो आप उसको वहां से हटाइए ना, पहले अपनी सरकारों में लागू कर दीजिए कि हिजाब पहनना अलाउड है क्लासरूम के भीतर। ये आपको मैं एक और चीज बताता हूं, विकल्पों की बात हो रही ना, सती भी विकल्प से ही लोग कर रहे थे, महिलाएं, कई महिलाएं अपने विकल्प से सती कर रही थी। नहीं मेरी बात सुन लीजिए, और एसेंशियल प्रैक्टिस था, एक महिला के चिता में कूद जाने की तुलना हिजाब से कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि
मैं खुद एक मुसलमान हूं, मैं आपको बता रहा हूं, एक भी व्यक्ति यहां पे जो मुसलमान है उसने ये नहीं बताया कि कुरान में हिजाब कहां पे डिफाइंड है इस तरीके का हिजाब। और दूसरी बात, अगर हिजाब कंपल्सरी है, अगर कुरान के अगर इनके रीडिंग ऑफ कुरान के हिसाब से, शरिया नहीं कुरान के हिसाब से, ठीक है, ये हदीथ की कोट करेंगे, हदीथ नहीं कुरान में अगर ये हिजाब कंपल्सरी बताते हैं कि ये इस प्रकार का हिजाब कंपल्सरी है, तो फिर चॉइस कहां बची महिलाओं की? देखिए मैं फिर वो कह रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ पे आसिम वकार समेत हम 4 लोग हैं, और ये चूंकि शहजाद ने सवाल करा शरिया और हदीस का, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ेगा, वरना मेरे दर्शक मुझे कहेंगे आपने क्या करा। आसिम वकार और मेरा और इफरा का हम 3 का जो मसला है वो क्या है, हम कुरान और सुन्नत को एक साथ देखते हैं, अलग अलग करके नहीं देखते हैं। कुरान में वजाहत के साथ सूरह अहज़ाब में कहा जलाब हिन्ना, अपनी चादरों को अपने सरों के ऊपर से डाल लो, उसमें बुर्क़े का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें औरतों को इजाज़त थी। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि देखिए इसी मुल्क के अंदर भोपाल की 3 नवाब मुसलमान थी, इसी मुल्क के अंदर जो कांग्रेस के जमाने में मोहसिना किदवाई लगातार एमपी चुन के आती थी, मगर बीजेपी की दिक्कत का है कुरान में हिजाब जलाब हिन्ना जी, जलाब कुरान हिजाब है, कुरान जी सूरह अहज़ाब की आयत बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको, कौन सी सूरह और कौन सी आयत की बता रहा हूं, कुरान हिजाब डिफाइंड है, बिल्कुल कोर्ट में पेश कर दिया गया है वो। अब सुन लीजिए, तो फिर एसेंशियल हिस्सा क्यों नहीं माना है उसका बताइए। पूरी सुनवाई होगी, मना कर दिया। देखिए मानक जी, आपने 2015 का था कि कोर्ट की जो रूलिंग है कि हम यहाँ कोर्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, आपने कहा था मैं वो नहीं बोल, नहीं 2015 के वाले पे टिप्पणी कर लो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, वैसे भी अभी फाइनल ऑर्डर तो आया नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट का 2015 का तो जजमेंट है ना, देखिए, और केरला 2018 का जजमेंट है। मसला ये है हम सब ने जो लोग उन बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनको भी कह रहा हूं, ये पूरे मुल्क का मुद्दा नहीं था, क्लासरूम का मुद्दा था, बना दिया ना, बना दिया गया। कौन औरत बुर्का पहन के जाती, देखिए बुर्के के साथ सबको प्यार है। मैं आपको बताऊं, नड्डा साहब का भी एक फोटो आया था, आपने देखा होगा, बुर्के वाली औरतों ने उनकी आरती तो हमने कौन सा विरोध किया, पहनकर जाइए जहां जाना, सुन तो लीजिए। क्लासरूम के भीतर रजा साहब की बहू बीजेपी जिसने कभी बुर्का नहीं पहना, बीजेपी दफ्तर बुर्के में आते, बुर्के तो इनको भी प्यार है, मुद्दा ही आप सुन लीजिए, उन्होंने मुझ पर एलिगेशन लगाया, उसके बाद सपरा साहब जवाब दे देंगे। ये 2 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर बोमई साहब शायद चीफ मिनिस्टर भावराज बोमई एंड ऑफिशियल ऑफ द लॉ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर फला ऑर्डर्ड टू गवर्नमेंट एडवाइस टू द हाई कोर्ट ऑफ केरला फॉर द कमिंग रूल ऑफ द ड्रेस कोड इन द प्री यूनिवर्सिटीज। अभी तक कोई रूल नहीं था, कोर्ट में अब पेश किया है, बस ये मैं नहीं कह रहा, ये मौजूद है, बदमाशी है, ये मेरा नहीं है, कैबिनेट का नोट है, अगर कहीं मुकदमा कर दीजिए। ये रूल पहले से था, नहीं है, ये देखिए आप यहाँ बैठे प्रवक्ता मत बनिए, कभी कभी थोड़ी बात प्रवक्ता है भाई, मुसलमान बन के भी कर दिया कीजिए, मुसलमान बन जाते हैं। सापरा जी बोलिए, सापरा जी इनकी कि आधे तर्क चरणजीत सिंह सापरा जी बोलिए, क्यों मुद्दा बना रहे हैं आपके मानक जी, आपके नेता सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। मानक जी पहले तो मेरी नाराजगी दर्ज कीजिए कि डिबेट के 35वें मिनट में आप मुझे बुला रहे हैं, ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं आपसे माफी चाहता हूं खेद के साथ, क्योंकि शुरू में टेक्निकल इशू भी था, आपका कनेक्शन अच्छा नहीं था, पर हाँ अब आपको टाइम दे रहा हूं, बोलिए। नहीं टेक्निकल खाली 6-8 मिनट टेक्निकल था, उसके बाद मैं चुप करके बैठा हूं, 35 मिनट हो गए अभी। तो देखिए बात यह है, मैं सुन रहा हूं सभी को ध्यान से, और सभी ने टेक्निकल चीजों पे बात करी है। अब टेक्निकल चीजें तो चली गई हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट उसका निर्णय सोमवार को देगी, लेकिन सवाल यह है कि हिजाब पर बवाल इसलिए है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह बवाल और उनके अग्रिम संगठनों ने यह बवाल खड़ा किया हुआ है। उनकी विफलताएं क्या है? बेरोजगारी, उनकी विफलता है महंगाई। जिस तरह से आज आटा, दाल, खाने का तेल, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, ये तमाम सारी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। वो अब देखिए झूठ बोलने वालों की हमेशा हार होती है। मालेगांव में इन्होंने जमीयत उलेमा हिंद क्या बेरोजगारी पर रैली कर रहा है, मालेगांव में क्यों रैली अलाउ की? मुझे बेरोजगारी पर अपने दर्शकों से श्रीनिवासन कोर्ट गए बेरोजगारी पर, बेरोजगारी पर गए। जो कर्नाटक में अहमद पटेल नाम के इनके नेता है वो कहते हैं कि हम अपनी हिजाब, देखिए अभी जो सापरा जी शिकायत कर रहे थे, सापरा जी बोलने का मौका दिया जाए। सापरा जी मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपका कनेक्शन लाइए, सापरा जी को स्क्रीन पर लाइए। सापरा जी देखिए आपका कनेक्शन खुद ब खुद कट गया था, बहुत देर से यही हो रहा था, इसीलिए मैं आपको चांस नहीं दे पा रहा था। आप बोलिए, बोलिए। झूठ बोलेंगे तो ऐसे ही होगा। देखिए मेरा यही कहने का मुद्दा है कि मूल मुद्दे जो है देश के, उससे ध्यान भटकाने का काम
भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने आपको अभी गिन करके बता दिए महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे। साथ में अगर आप कर्नाटका देखेंगे तो आज वहां पर मुख्यमंत्री बोमोई के खिलाफ अलग से मुहिम चल रही है। वहां पर क्रिप्टो करेंसी का 7,000 करोड़ का घोटाला हुआ जिसके ऊपर ये पर्दा डालना चाहते हैं। वहीं पर कॉन्ट्रैक्टर लोगों का बड़ा घोटाला हुआ जिसमें कॉन्ट्रैक्टर तो आपके नेताओं को ट्विटर पर या फिर बाकी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में 35% यूपी के चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की क्या जरूरत थी? तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आपकी नेता प्रियंका गांधी ने मुद्दा बना दिया इसको राष्ट्रीय मुद्दा। मैं उसी पे आ रहा हूं। आप बिल्कुल, जब ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहेगी तो निश्चित रूप से हमको कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इजाजत देता है कि हम अपनी बात रख सके, और वही बात हुई है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं कि ये अपने बातों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। वोटों की राजनीति 5 राज्यों के अंदर ये करना चाहते हैं। और अगर ये कहते हैं कि सीएफआई इसमें इन्वॉल्व है तो मेरा आरोप है कर्नाटका की सरकार पर, अगर सीएफआई इन्वॉल्व है तो सीएफआई पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? कल एक चैनल पर हम तो रोज मांग करते हैं, हमने कहीं भी की भी है, कई स्टेट्स में आप ही है उनके विरोध में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप बैठे थे उनके समर्थन में। फरवरी तक कर्नाटका की बीजेपी की सरकार क्यों की हुई है? देखिए, झूठ जब भी बोलेंगे कनेक्शन हटकेगा। वहां पर जो प्रशासन है, पुलिस इतनी कमजोर है कि आप किसी के ऊपर आपका तो साथ देखिए ऐसा है तो राज्य सरकार राम जी ने तो साथ पहले ही छोड़ दिया था, अभी तो अल्लाह भी साथ नहीं दे रहे। देखो इतना झूठ मत बोलो, चुनावी बनाना चाहते हैं, इतना झूठ मत बोलो। चाहते हैं कि बाकी सब मुद्दे जो है वो धुल जाए। सापड़ा जी, एक सवाल और, मेरा एक सवाल और है आपसे सापड़ा जी, और मात्र एक ही मुद्दा चुनावी मुद्दा चले हिजाब का। ओके सापड़ा जी, एक सवाल और मेरा आपसे, क्योंकि आप तो खुद सिख हैं सापड़ा जी। ये जो तर्क अभी इफ्रा जान दे रही थी थोड़ी देर पहले, वो कह रही थी अगर मुस्लिम बच्चियों के हिजाब से दिक्कत है तो फिर वही नियम सिखों पर भी लागू होना चाहिए, सिख बच्चों पर भी लागू होना चाहिए, हिंदू बच्चों पर भी लागू होना चाहिए जो टीका लगाते हैं। शहजाद कह रहे हैं सिख धर्म में एक इसेंशियल पार्ट है आपके धर्म का, आपकी पगड़ी, आपके केश, तो इसलिए उसकी तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए मानक जी, इसमें अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं। अगर कोई बच्ची, हिंदू बच्ची, अगर उसका ब्याह जल्दी हो जाए और वो पीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, वो मंगलसूत्र पहन करके अगर कॉलेज में जाए तो क्या उसको प्रशासन रोक देगा? ऐसे तमाम सारे सवाल हम एक दूसरे को पूछ सकते हैं। लेकिन मतलब ये है कि अभी ये कोर्ट के अंदर मामला है, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, कोर्ट इस पर निर्णय रिजर्व कर चुकी है, उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाह रही है वो खुद फंस रही है। वो ये बता दे कि इन्होंने अगर वहां पर कोई लड़के भड़का रहे हैं तो उनको अभी तक हिरासत में क्यों नहीं लिया, उनके ऊपर कर्नाटका पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं इस मामले को पहले, दूसरे, तीसरे दिन ही दबा दिया या रफा दफा क्यों नहीं किया? ओके, ऑल राइट, ओके, मैं समझ गया आपका सवाल। शहजाद जल्दी से बोलिए, क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? तो 6 लड़कियों पर या बाकी लड़कियों पर बयानबाजी करने के बजाय, एक तो व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ा दुख है कि एक सिख की पगड़ी उछालने की बात यहां पर इफ्रा जहां करती है, और हो सकता है 84 के दंगों के बाद यहां पे कांग्रेस पार्टी को, सिख नेताओं को मना किया गया है कि अगर आपकी कोई पगड़ी उछालता भी है इफ्रा जहां जैसे, तो आप उसके डिफेंस में कुछ ना बोले। ये मुझे दुख हुआ कि वो सिखों की पगड़ी उतारना चाहती है, परंतु हमारा सिख नेता भी कुछ नहीं बोलता। नहीं, गलत, अगर सिखों का एसेंशियल हिस्सा है और स्क्रीन पर सापरा जी को लाइए, स्क्रीन पर सिर्फ सापरा जी को लाइए, ओनली सापरा जी, ओनली सापरा जी। हाँ, एक सेकंड शहजाद, हाँ सापरा जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए। देखिए मैं शहजाद बहुत ही शातिर राजनीति आपके चैनल पे करने जा रहे हैं। ये शातिर राजनीति ये कि सिखों को भड़काने जा रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी करती आई है। डिवाइड एंड रूल, मैं आपको डिवाइड एंड रूल का काम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया। सिखों के ऊपर आप ज्यादा पगड़ी उछालने की बात मत करिए, भुगतना पड़ेगा। पगड़ी उछालने की बात करोगे पंजाब में भुगतना पड़ेगा। सिखों की पगड़ी क्यों उतरेगी? वो एसेंशियल हिस्सा है, आपका हिजाब एसेंशियल नहीं है। सिखों की पगड़ी उतारेंगे और आप कुछ नहीं बोल सकते। दूसरी बात, एक और एक सेकंड, नहीं, इस पर स्पष्टीकरण देना जरूरी है। आप एक बात याद रखो, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हो, आप 22 करोड़ मुसलमानों का बेड़ा गर्क करते हो कुछ फायदों के लिए। आप कोई सर्टिफिकेट नहीं, आप गलत बात करना मानक। कांग्रेस के अहमद पटेल बात की उन्होंने, इफ्रा जहां ने
कहा कि हिजाब नहीं पहनने देंगे तो सिखों का पगड़ी उतार देंगे। ये क्या बात हुई? सिखों की पगड़ी पर कैसे उंगली उठाएंगे? झूठ बोलने में अगर कोर्ट ने मना किया है तो कोर्ट की बात मानो ना, कोर्ट की बात मानी जाए। इफ्रा ने जो कहा, शहजाद बोल रहे हैं, उन्होंने कहा ना अगर हिजाब पर लागू करो, उसने कहा कि उनकी पगड़ी उछालो। नहीं उछालो, तो ये उतारने की बात हुई, उतारने की बात हुई, आप अपने सब पर लागू होना चाहिए। इन्होंने कहा उन पर ये हिजाब का रूलिंग सिखों पर क्यों लागू होगा? ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन एक मिनट मुझको कांग्रेस के अहमद पटेल, पहले 10 सेकंड दीजिए, ठीक है, कांग्रेस के अहमद पटेल, एक सेकंड, इतना आउटरेज, इतना आक्रोश इनको हो रहा है ना, कांग्रेस के अहमद पटेल कर्नाटक में कहते हैं हम अपना हिजाब नहीं छोड़ेंगे, मंदिर में चड्डी पहनकर नहीं जाना तो उनको रोको। इस पर तो मौलाना साहब को कोई नहीं नाराजगी व्यक्त हुई, इस पर इफ्रा जहां को कोई नाराजगी व्यक्त हुई। ये सेकुलरिज्म का उबाल मानक 10 सेकंड आप मुझे दीजिए, देखिए गलत हो रहा है, जल्दी से बोलिए मौलाना साहब बोलिए। इनको अगर हिजाब पर रोक लगी कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाई तो आप सिखों को बदनाम करके, जल्दी बोलिए मौलाना साहब, जल्दी बोलिए। ये नहीं चलेगा, बोलिए बोलिए ना, ये नहीं चलेगा। किसी ने भी इफ्रा जहां को बोलना चाहिए सिखों की पगड़ी उतारना चाहिए। अगर किसी ने हिंदू मंदिरों के ताल्लुक से कुछ कहा है उसके खिलाफ कर्नाटक सरकार को सख्त तरीन कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं आप लोग क्या करेंगे? सुन, तो हमारे पास कानून थोड़ी है, हम आपकी तरह गुंडागर्दी थोड़ी करते हैं। पगड़ी उतार जो लड़की मंदिरों के बारे में बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब मफलर डालने पर हम लड़कियों के पीछे भागेंगे। हम आपकी बिरादरी के लोग थोड़ी हैं। मेरी बिरादरी के वो मानना शुरू कर दें। मैं सेकुलरिज्म को मानने वाला, आप सेकुलरिज्म का मैं कॉन्स्टिट्यूशन से मानने वाला, बदलते रहते हैं। आप सेकुलरिज्म, आप परिवारवाद से नेशनलवाद की तरफ, राष्ट्रवाद की तरफ, इसलिए मैं आपसे, मेरा कहना यह है बीजेपी पे दो चीजों पे बात करें, उसके बाद मुझे मौका मत दीजिएगा। पहली चीज तो ये मुद्दा सियासत में कैसे आया? भाई आप सिखों को, आपको इतनी मोहब्बत हो रही है, आपको मालूम होना चाहिए मोहब्बत है, मुझको भी आपसे ज्यादा है, सीधे मैं जानता हूँ। मैं अरे सुन लो मेरी बात, सुना करो, सुना करो, अगर आपको करना है। मेरा कहना यह है ये किसी ने सिखों की पगड़ी उनके धर्म का बुनियादी हिस्सा है। तो क्यों नहीं बोला आपने? जब इफ्रा जहां ये बोल रही थी तब क्यों नहीं विरोध किया इन्होंने? क्यों नहीं किया? आप किसको बोलिए, क्या करना? सिखों का बुनियादी हक है, उनको कोई नहीं छीन सकता। तो फिर क्यों? मेरा कहना यही, सिर्फ सुनिए, पहले सुनिए, इफ्रा जहां को ज्यादा बोलिए मत, इंसानों की तरह बात कर लेते ना हम लोग, इंसानों की तरह बोल लीजिए थोड़ा। मेरा कहना यह बीजेपी को सिखों की बात हो, मुसलमानों की बात हो, इनका जो चरित्र है वो इतना गंदा है। जिस व्यक्ति ने 12वें गुरु का चोला पहना था और अकाल तख्त ने जिसको अपने घर का बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जो जुर्म के अंदर सजा काट रहा है, सिर्फ 3 लाख वोट काटने वाले के लिए उस बलात्कारी आदमी को उन्होंने जो है, जिसका नाम बाबा राम रहीम है, उसको उन्होंने जमानत दिलवा दी है। सिर्फ सिखों को 12वें गुरु का इफ्रा बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, इफ्रा को क्या कहते हैं वहां पे? अरे अखिलेश ने कब्रिस्तान, अच्छा, अरे इफ्रा बहुत देर से, अरे कश्मीर से जुड़ी हुई है भाई, कश्मीर से जुड़ी हुई। यूपी में बात करता हूँ मैं, यूपी में क्या कहते हैं? बाबा जी कब्रिस्तान बनाए। हाँ चलो, उसने कुछ अच्छे काम करे, कोरोना में काम आ गए, आपने तो हिंदुओं की लाशों को गंगा में बहाया है। अच्छा, अरे अब आप भी पॉलिटिकल बहस मत जाइए। हाँ इफ्रा बोलिए, इफ्रा बोलिए। ओके ऑल राइट, ओके इफ्रा, ओके ओनली इफ्रा, ओनली इफ्रा नहीं उतारेंगे। हो सकता है कांग्रेस ना बोले। ओके इफ्रा जा, ये भी नहीं बन सकते वहां पे। इफ्रा बोलिए। कहीं पे भी नहीं कि किसी हिंदू बच्चे को अपना तिलक साफ करना चाहिए स्कूल में आने के लिए, किसी सिख को अपनी पगड़ी उतारना चाहिए, किसी ब्राह्मण बच्चे को अपना कलावा उतारना चाहिए, और ना तो मैं इसके साथ हूं कि किसी मुसलमान बच्चे को अपने सर से हिजाब उतारना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल्स में कुछ हद तक मजहब अलाउ है, हिजाब नहीं पहन कर जा सकते तो सिखों की पगड़ी का क्या मतलब हुआ? और मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस। ओके मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। अब मामला कोर्ट चला गया, अब तो बाकी सब लोगों के हाथों से बाहर है। देखते हैं कर्नाटक का हाईकोर्ट क्या कहता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला आता है तो वहां क्या होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस के लिए शहजाद, थैंक यू, मौलाना साहब, आसिम वकार, अंबर जैदी, इफ्रा जान, चरणजीत सिंह सापरा जी, आपका कनेक्शन वाकई गड़बड़ है, आप शो देखिएगा आपको पता लग जाएगा। कोई बात नहीं, फिर आएंगे, फिर पूरा मौका दूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।